हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के मॉडल पेपर का संपूर्ण हल देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इस मॉडल पेपर के अच्छे प्रश्नों को हल करते हैं, याद करते हैं, तो आपके लिए 70 में से 70 नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। देखते हैं, पहले खंड में दिया है, पहला प्रश्न दिया है कि निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पहला ऑप्शन था कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन दिया था गतिमान आवेश होता है, तो गतिमान आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच होता है। जो गतिमान आवेश जब गति करता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दिया है कि वैद्युत चालकता, उसमें वैद्युत चालकता दिया था, यानी प्रतिरोध दिया है 500 ओम और वैद्युत चालकता ज्ञात करनी है। तो प्रतिरोध वैद्युत चालकता का उल्टा होता है, तो वैद्युत चालकता बराबर 1/r भाग देंगे 0.0, इतना उत्तर आ जाएगा। पूछा था यल बटे आर की बीमा क्या होगी। यह प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यल बटे आर की बीमा निकालनी थी, तो प्रेरकत्व और आर जो है प्रतिरोध है, इसको आपको बीमा निकाल कर बताना था। अगला दिया है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। यानी पूछा था कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। खंड ख में देता है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर देखते हैं। दिया है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो समविभव पृष्ठ का मतलब होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। यानी सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है या समान होता है, उसी को समविभव कहते हैं। सम माने समान, विभव माने विभव, पृष्ठ माने सतह, यानी सतह पर समविभव यानी विभव क्या होता है, समान होता है, उसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ। और जो समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कहा है कि जब वैद्युत विभव समान होगा, कहा है कि मानते हैं एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। इसे कहेंगे समविभव पृष्ठ। और कह रहा है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। वैद्युत विभवांतर का मतलब दो विभवों के बीच के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, शून्य हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के बीच समविभव पृष्ठ का जो वैद्युत विभवांतर होता है वह शून्य होता है। अगला दिया है कि दूसरा प्रश्न उत्तर नंबर 2 का ख में सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, सेल के दो प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है कि विद्युत धारा के गति का विरोध करना, विद्युत धारा के रास्ते में आने वाली रुकावट को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन पूछा सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल के अंदर का प्रतिरोध क्या होता है, तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच, सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो सेल की धारा के बीच अवरोध होता है इसके अंदर, उसी को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का कारण सेल के अंदर उपस्थित विलयन का कारण होता है, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी सेल के अंदर जैसा विलयन होगा उसी के आधार पर, उसी पर निर्भर करेगा कि उसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा है। दूसरा प्रश्न दिया है कि अगला दिया है कि विद्युत चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एकांक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिकांश बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है। कहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एकांक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है। जेड बराबर एम बी साइन थीटा होता है। यानी जब चुंबकीय द्विध्रुव लंबवत हो, यानी जब चुंबकीय द्विध्रुव लंबवत हो यानी 90 डिग्री हो, तब बल आघूर्ण क्या होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान लंबवत होने पर मैक्सिमम होता है। जेड का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अगर वह समांतर है तो मिनिमम हो जाता है। जहां बी क्या है, विद्युत विभव है, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी जो कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जेड मैक्सिमम होता है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। जहां जेड है चुंबकीय आघूर्ण, जेड क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। अगला प्रश्न दिया है कि द्विकपात कोण से आप क्या समझते हैं। जो द्विकपात कोण होता है, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को द्विकपात कोण कहा जाता है। यानी जो द्विकपात कोण होता है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को क्या कहा जाता है, द्विकपात कोण कहा जाता है।
अगला प्रश्न दिया है कि दूरदर्शी के द्वारक का बात कहा है कि दूरदर्शी के बड़े द्वारक होने के दूर स्थित वस्तुओं के पर्याप्त प्रकाश अदृश्यक पर पड़ता है जिससे प्रतिबिंब का चमकीला बनता है, इसलिए दूरदर्शी का अदृश्यक लेंस से द्वारक बड़ा होता है। यानी प्रश्न पूछा था कि दूरदर्शी का अदृश्यक लेंस के द्वारक से बड़ा होता है क्यों। पूछा है प्रश्न की दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस का द्वारक लेंस से बड़ा होता है क्यों, इसको बताना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दूरदर्शी में बड़े द्वारक होने से दूर स्थित बिंदुओं में से पर्याप्त प्रकाश अभिदर्शक पर पड़ता है जिससे प्रतिबिंब चमकीला बनता है, इसलिए दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा होता है। यह प्रश्न आपका लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद पूछा था कि युग्म उत्पादन क्या होता है, यानी युग्म उत्पादन क्या होता है। युग्म उत्पादन को मुख्य रूप से किसी नाभिक के निकट फोटान से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का निर्माण करने के लिए पहचाना जाता है। संवेग संरक्षण के नियमों का पालन करना यह आवश्यक होता है। अथवा आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जब कोई गामा फोटान किसी भारी नाभिक पर गिरता है, क्या कह रहा है कि जब कोई गामा फोटान किसी भारी नाभिक पर गिरता है तब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसी प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहा जाता है। ध्यान से देखिए कि जब कोई गामा फोटान किसी भारी नाभिक पर गिरता है तब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहा जाता है। जैसे कि एचम्यू दिया को एक बीटा कण और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद यह था युग्म विनाश, यानी युग्म उत्पादन और युग्म विनाश से क्या समझते हैं। युग्म उत्पादन का मतलब होता है एक गामा फोटान से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है, और युग्म विनाश का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे का संयोग करते हैं, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे को संयुक्त होते हैं या मिलते हैं तब तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, तो गामा फोटान की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को युग्म विनाश कहा जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर दो गामा किरणों की उत्पत्ति कर देते हैं। यानी जब गामा किरणों से इलेक्ट्रॉन और फोटान की उत्पत्ति होगी बनेगी तो उसे युग्म उत्पादन कहेंगे। जब उत्पादन होगा तो उत्पादन, और जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मिलने से विनाश होगा तो उसे कहेंगे युग्म विनाश। उसके बाद प्रश्न दिया है कि आवेशित चालकों के समतल प्लेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दो आवेशित चालकों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पूछा गया है। कि मानते हैं कि दो प्लेट हैं, एक और दो हैं, इनके प्लेटों के बीच धनावेशित और ऋणावेशित दिया गया है, तो हम किसका प्रयोग लगाएंगे, गॉस के प्रमेय के अनुसार लगाएंगे। इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसका इन दोनों का जोड़कर इसका संयुग्मन कितना आएगा तो उसको लेंगे, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट और 1 बटे 2 ई एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों को जोड़ते हैं कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, इसी को गॉस का प्रमेय कहा जाता है। यही गॉस का प्रमेय है, इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था। इसके बाद वैद्युत प्रतिरोध का मान अनुगमन वेग के रूप में सिद्ध करना था। तो माना किसी लंबाई L है, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार है जिसके सिरों के बीच विभवांतर भी स्थापित किया जाता है, धारा I प्रवाहित होती है, तो इसको हल करेंगे, I बराबर NI/AVD हो जाएगा। तो V बराबर इसका सूत्र प्रथम समीकरण से लगाएंगे तो इसका मान सिद्ध करेंगे तो इतना मान आ जाएगा। सिद्ध करने पर कितना आता है, इतना आता है। इसी को सिद्ध करते हैं, यानी ओम का नियम सिद्ध करना था। कौन सा नियम, ओम का नियम सिद्ध करना था अनुगमन वेग के रूप में। उसके बाद प्रश्नोत्तर अगला प्रश्न दिया है कि किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ के नियम को समझाइए, यानी किरचॉफ के दो नियम है। पहला नियम है संधि का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो किरचॉफ का पहला नियम होता है, कहता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या तो ये भी कह सकते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसी को किरचॉफ का पहला नियम कहा जाता है। जैसे मानते हैं ये धारा जा रही है, ये धारा आ रही है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान शून्य होगा। और जो किरचॉफ का पहला नियम होता है यह आवेश संरक्षण पर कार्य करता है, यानी आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। उसके बाद किरचॉफ का दूसरा नियम है, किरचॉफ के दूसरे नियम को लूप का नियम भी कहा जाता है।
किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग पास में बहने वाली विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह है लूप का नियम यानी किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ के दूसरे नियम को लूप का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है कि लंबी प्रणालिका का जो विद्युत प्रेरकत्व ज्ञात करना था आपको। लंबी प्रणालिका का स्व प्रेरकत्व ज्ञात करना। अगला प्रश्न 3 का क दिया था कि लंबी प्रणालिका का स्व प्रेरक ज्ञात करना है। स्व प्रेरक कैसे ज्ञात करेंगे? आपको माना कि एक कुंडली की प्रणालिका यल है तथा एक क्षेत्रफल है, तो उनके फेरों की संख्या n मान लिया, तो n बराबर ई एन बराबर स्मॉल एन बराबर इतना हो जाएगा। तो बी बराबर जानते हैं म्यू नॉट एन आई बाई एल होता है, तो फाइव बराबर बी होता है, ये कॉस थीटा भी होता है। अगर कोड पर दिया रहता है तब लगाते हैं, तो इसको सिद्ध करेंगे तो इस आधार पर इसका मान आ जाता है एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे यल। यह इसका प्रूफ दैट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाना था। ट्रांसफार्मर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर कार्य की ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हटाया या घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक अपचाई ट्रांसफर, एक उच्चाई ट्रांसफर, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफर और स्टेप अप ट्रांसफर, यानी जो धारा को उच्च करता है, धारा को निम्न करता है, अपचाई और उच्चाई ट्रांसफर का काम करते हैं। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए सत्य है, एसी करंट के लिए, डीसी के लिए सत्य नहीं है। इसकी रचना की बात करते हैं। इसकी रचना में कैसे करेंगे? इसमें नर्म लोहे की पत्तियों का एक, इसमें जो रचना है ट्रांसफार्मर की, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों की एक ऊपर के ऊपर रखकर बनाया जाता है आयताकार अथवा गोलाकार प्रलित क्रोड होता है। यह पत्तियां एक दूसरे के पृथक रखी जाती है, जिससे कि क्रोड में कम से कम भंवर धाराएं उत्पन्न हो और विद्युत का हास कम हो। इसे क्रोड के तांबे तथा अलग अलग कुंडली लपेटी जाती है, जिससे कुंडली एक दूसरे के लोहे के क्रोड को पृथक कर सके। इन कुंडलियों में से एक तांबे के मोटे तार को कम फेरे में होते हैं तथा दूसरे तांबे की पतली क्रोड पर अधिक फेरे होते हैं। इनमें एक प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी द्वितीय कुंडली कहा जाता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों के वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर इसे कहा जाता है। यह है ट्रांसफार्मर का डायग्राम। ये प्राथमिक कुंडली, यह द्वितीय कुंडली, यह पटलित क्रोड है, यह उच्चाई ट्रांसफार्मर है। इसका एक चित्र है, इसके आधार पर कुंडली नीचे बनाई गई है, यानी प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। यानी ये कौन सी उच्चाई ट्रांसफर? ये है अपचाई ट्रांसफर। यानी जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होती है, इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से कम होती है, और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होते हैं। इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं तो इसका क्रियाविधि भी करना आवश्यक है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर क्रोड के प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। क्रोड में संपूर्ण फ्लक्स गुजरता है यदि कुंडली के बंद चुंबकीय फ्लक्स को स्वप्रेरण के प्राथमिक कुंडली में प्रेरित किया जाए। ये था आपका क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।